नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस शुक्ति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम वसीयत कहानी जो कि मालती जोशी जी की कहानी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह सिलेबस बीए सेकेंड ईयर बीए फाइनल, बीकॉम फाइनल और बीएससी फाइनल हिंदी भाषा के सिलेबस में लगा हुआ है। तो हम मालती जोशी की रचना वसीयत के बारे में जानते हैं। ओंकार सीटी बजाते हुए घर में दाखिल ही हुआ था कि बरामदे में बैठे हरीश को देखकर एकदम सकपका गया। नमस्ते भैया, आज आप घर में कैसे? तुम्हें कोई एतराज है? हरीश ने कहा तो ओंकार और भी सहम गया। उसकी हालत देखकर हरीश को हंसी आ गई। कहा, मैं तो खैर अपने घर में बैठा हूँ, पर आज आपकी सवारी इधर कैसे? ऐसे ही कभी कभी भाभी जी से मिलने चला आता हूँ। भाभी है ना भीतर? उसने पूछा और उत्तर की प्रतीक्षा ना करते हुए सीधे भीतर चला गया। भीतर वाले ओसारे में माँ बेटी दोनों मिल गई। ओंकार वहीं पास में बैठ गया। बोला, भाभी जी, बड़े भैया के पास कौन सी गाड़ी है? सेंट्रो। क्यों? नीली वाली थी ना, पर आजकल वहाँ एक लाल गाड़ी खड़ी रहती है, खूब बड़ी सी। अपने छोटे भैया को जाकर बताओ। बेचारी भाभी कहते हुए उनका मुंह नहीं सूखता और बेचारी भाभी दो दो गाड़ियाँ रखे हैं। चुप करो अम्मा, पता है ना वह आज घर में है। हाँ तो ओंकार, लाल गाड़ी तो है, पर कौन सी? ठीक से देख नहीं पाया भाभी, पास जाते ही कुत्ते भौंकने लगते हैं। फाटक के बाहर खड़ा रहता हूँ तब भी कुत्ते भी पाल लिए हैं, वह भी दो दो। यहाँ बच्चों को ठीक से दूध नसीब नहीं होता, वहाँ कुत्ते पाले जा रहे हैं, वह भी दो दो। ऐसी और कैसी होती है? वह जैसी भी हो नानी जी, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। बड़े जबरा कुत्ता है, हमको चीर डालेंगे। मैं गरीब बेमौत मारा जाऊंगा। 10-10 हजार के इंजेक्शन आते हैं, कहाँ से लगवाऊंगा? अरे बड़े आदमियों के कुत्ते काटते हैं तो कुछ नहीं होता, उनके खुद इंजेक्शन लगे रहते हैं, उनको यानी खुद के इंजेक्शन लगे रहते हैं। जो भी हो, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, कहता हुआ ओंकार उठकर बाहर आ गया। इसमें दो पात्र हैं, हरीश, ओंकार और महिला भी हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हरीश आराम से कुर्सी पर पूर्वत आंखें मूंदकर लेटे हुए थे, पर उनके कान भीतर की ओर ही लगे थे। ओंकार की आहट पाते ही वे उठ बैठे। ओंकार, तुम बड़े भैया के घर गए थे, कुछ काम था? बेचारा ओंकार बगले झांकने लगा। खिसकने की भी राह नहीं मिली। हरीश लगातार उसकी ओर देख रहे थे। आखिर उसने हिम्मत की और कह दिया, हम कौन अपनी मर्जी से जाते हैं, हमें वहाँ नानी जी भेजती है। किस लिए? हाल चाल जानने के लिए। तो भाभी जी कुछ चाय बाय पिलाती है कि सूखा टरका देती है। हम भीतर थोड़े ही जाते हैं, बाहर से ही देख दाख कर आ जाते हैं, बाहर से हालचाल पता चल जाते हैं। मरा डर के मारे भीतर चला जाता तो नहीं, क्या करे, कोई क्या करे? अम्मा जी ने एकदम कमरे में अवतरित होते हुए कहा। ओंकार ने अब भागने में ही कुशलता समझी। भैया जी, शाम को गया हमें ही लगानी होती है, अब चलेंगे। और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह बाहर निकल गया। हरी सब सांस की ओर मुखातिब हुए। ओंकार को आप बंगले पर भेजती हैं तो क्या करें? उन्होंने दबे स्वर में कहा। तुमने तो वहाँ जाने ही छोड़ दिया। अकेली औरत किसी की तो खोज खबर लेनी चाहिए कि नहीं? हम लोगों के सिवा उसका यहाँ कौन है? खोज खबर ही लेनी थी तो किसी दिन माँ बेटी दोनों चली जाती ना। जासूसी करने की क्या जरूरत थी? जासूसी और क्या, आप जो कर रही हैं वह जासूसी ही कहलाती है, हरीश ने कहा। अम्मा जी मुंह बिचकाकर भीतर चली गई। हरीश को बड़ा मजा आया। अरसे बाद सास को निरुत्तर करने का मौका मिला था। लेकिन सास को निरुत्तर करने की खुशी ज़्यादा देर नहीं रही। जो दिमाग में चलकर काट रहा था उस पर हावी हो गया। बंगले पर नई गाड़ी आ गई और दो कुत्ते भी। कुत्ते पालना कितना महंगा शौक है उसे पता है। एक कुत्ते का खर्च 2 आदमियों के खुराक के बराबर आता है। फिर उनकी साज संभाल के लिए नौकर चाकर भी तो चाहिए।
यह काम भाभी के पास भाभी भाभी के बस का तो है नहीं। फिर पिछले 6 महीनों में उसने वहाँ का रुख नहीं किया है। वैसे ही कसम खा ली थी, पर इस बीच क्या इतनी बड़ी उथल पुथल हो सकी है। शालिनी और उसकी माँ दबी जुबान से कुछ कहती रहती है। क्या वह सही है? 6 महीनों पहले शुभम का रिजल्ट लेकर गया था। सोचा था भाभी से कहूँगा कि भैया का बहुत मन था कि शुभम इंजीनियर बने। अब उनका सपना आप ही को पूरा करना है। घर से खूब अच्छी रिहर्सल करके गया था। वहाँ माहौल ऐसा बिगड़ा कि कुछ कहना संभव ही ना हुआ। यह नहीं कि वहाँ स्वागत नहीं हुआ, स्वागत तो खूब अच्छे से हुआ। उन्होंने शुभम को बधाई भी दी, उसके लिए आशीर्वाद स्वरूप 500 रुपए का नोट भी लिफाफे में डाल कर दिया। चाय नाश्ता भी करवाया, पर सब कुछ ठंडा ठंडा सा था। उसमें संबंधों की उष्मा नहीं थी। वैसे भी उसमें सुसंवाद कभी था भी नहीं, पर भैया के रहते ये बातें सतह पर नहीं आई थी। अब जैसे सब कुछ सामने आ गया। चाय के बाद शुभम को लेकर भैया के सपने की बात कहने ही जा रहा था कि भाभी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, शुभम के रिजल्ट के बहाने ही सही तुम आए, तो नहीं तो तेरी के बाद तो तुम यहाँ यहाँ का रास्ता ही भूल गए थे। जानते तो थे कि इस घर की एकमात्र कमाऊ सदस्य अब नहीं रहा। फिर एक आध बार आकर देखना तो था कि भाभी कैसी है, किस हाल में है। हरीश का सिर शर्म से झुक गया। वह अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना ही चाहता था कि भाभी बोली, तुम्हें शायद डर लगा होगा कि भाभी कुछ मांग ना ले। ठीक है ना, मैं तुमसे क्या मांगती हरीश? जिसने पिता समान भाई की अन्येष्टि के लिए भी दूसरों के सामने हाथ फैलाया था, उसे मैं क्या मांगती और मुझे वह क्या दे देता? सॉरी भाभी, पर उस समय हाथ सचमुच तंग था। उसने घुटी आवाज में कहा। हाथ तो तंग होना ही था, तुम्हारी एटीएम मशीन जो बीमार पड़ी थी। अब तक तो तुम्हारी हर समस्या वे ही संभालते आ रहे थे। बच्चों की फीस हो या साल भर का अनाज हो, सर्दियों के कपड़े हो या छुट्टियों की प्लानिंग हो, सब कुछ वे ही तो करते थे। उन्हीं बातों को याद करके तुम अपने भाई के लिए लकड़ी ही खरीद लेते तो मुझे अच्छा लगता। दोस्तों से उधारी की बात तुमने मुझसे बाद में कही, इससे अच्छा था मुझसे ही मांग लेते। बाहर वालों के सामने उस राजा आदमी की बेइज्जती तो ना होती। इस कड़वे प्रसंग के बाद शुभम के लिए कुछ कहने का सवाल ही ना था। अब वह देहरी कभी न चढ़ने का प्रण करके वह बाहर चला आया। बाद में पछतावा भी हुआ कि 500 रुपए का लिफाफा वह क्यों नहीं फेंक दिया। वैसे ही भाभी के लिए मन में पहले दिन से ही एक पूर्वाग्रह था। समझ लिया था कि वे उन लोगों का सुख चैन छीनने आई हैं। भैया के आश्रय में जो एक आश्वस्ति थी, संभावनाएं थी, वह एकदम धूमिल होती दिखाई दी। इस घर में आने से पहले ही वे खलनायिका बन गई थी। पहली वाली भाभी जब से 2 साल की लंबी बीमारी झेलकर भगवान को प्यारी हो गई, तो भैया एकदम टूट से गए थे। साल भर एकदम गुमसुम थे, बेतराग बने रहे। फिर इस अवसाद से उबरने के लिए उन्होंने अपने आप को काम में झोंक दिया, दुगुने जोश से। साल भर में ही घर की काया पलट हो गई। हर तरफ जैसे सोना बरसने लगा। हरीश ने ठाठ से अपनी पढ़ाई पूरी की। धूमधाम से उसकी शादी हुई। माँ का मरण त्योहार भी शान से मनाया। बच्चों के जन्मोत्सव पड़ोसियों के ईर्ष्या का कारण बने। फिर सुना कि भैया शहर के बाहर एक बंगला खरीद रहे हैं, तो घर भर की खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग बंगले में रहने के सपने देखने लगे। पुश्तैनी का घर बड़ा सा था, पुराना ही। उसकी मरम्मत पर, सजावट पर काफी खर्च किया जाता रहा और वह अपना पुरानापन नहीं छोड़ पाया था। गृह प्रवेश की तैयारियां चल रही थी कि भैया ने एक बार सबको चौंका दिया। क्या चौंकाया? बताया कि वे नई पत्नी के साथ गृह प्रवेश करेंगे। पुश्तैनी मकान उन्होंने अत्यंत उदार अंतःकरण से हरीश के नाम कर दिया, पर उनकी इस दरियादिरी से ना हरीश खुश हुआ ना उसका परिवार, क्योंकि इस दान पत्र का साफ अर्थ यह था कि उन लोगों को पुराने घर में रहना होगा। सारे सपने धाराशायी हो गए थे। आने वाले के प्रति मन में कड़वाहट भर गई थी, क्योंकि उन्होंने सबका हक छीनने पर जघन्य अपराध किया था। शाम को घूमने जाने के बहाने वह घर से निकल गया और सीधे बंगले पर पहुंचा।
उसने गेट के पास स्कूटर रोकी ही थी कि कुत्तों के सम्मिलित स्वर में भौंकना शुरू कर दिया। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर वे शायद बरामदे के जाली में बंद थे। भीतर जाना कितना निरापद है, इस पर वह विचार ही कर रहा था कि एक बालिश हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा। उतनी ठंड से में भी उसके पसीने छूट गए। मुड़कर देखा, हाथों का मालिक भी उतना ही बालिश था, उससे आग्नेय नेत्रों से घूर रहा था। हेलो मिस्टर, दूसरे के घर में ताक झांक करते शर्म नहीं आती? ये दूसरों का घर नहीं है, मेरे भाई का घर है, उसने हिम्मत बटोरते हुए कहा। कौन भाई? उसने भैया का नाम बताया। वे तो अब नहीं है, पर भाभी तो है, मैं उनसे ही मिलने आया हूँ। भाभी भी अब यहाँ नहीं रहती, यह बंगला अब मैंने खरीद लिया है। क्या बात करते हैं? दिन में आना, पेपर्स दिखा दूंगा, उन्होंने अंतबंग आवाज में कहा। टूटा फूटा सा अपनी जान छुड़ाकर हरीश वहां से चला गया। बाद में ध्यान आया कि भाभी के बारे में तो पूछा ही नहीं कि वे कहाँ गई, पर अचानक पकड़े जाने के कारण उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई थी। उसे कुछ होश ही ना रहा। रात भर उसे नींद नहीं आई। शालिनी से बात करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं पड़ी। जानता था अम्मा जी हमेशा कान लगाए रहती है। सासू माँ की निरंतर उपस्थिति उसे पहली बार खली। इकलौती कन्या से शादी करते समय केवल प्रॉपर्टी का ध्यान था, यह पता नहीं था कि दहेज में अम्मा जी भी साथ चली आएंगी। आई है तो चुपचाप बनी रहे, पर नहीं, हर घड़ी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहेंगी। भैया तो पीठ पीछे उन्हें ललिता पवार ही कहते थे। शायद उनके आने के कारण ही दूसरी शादी के बाद उन्होंने अलग घर बनाने की सोची हो। बड़े भैया की इस शादी पर सबसे ज्यादा वक्र दृष्टि अम्मा जी की ही थी। शादी के बाद भाभी के यहाँ 2 बार उम्मीद जगी थी, पर हर बार खुशियां आधे रास्ते से लौट गई थी। शालिनी ने इसका श्रेय अपनी माँ को दिया था। तब से हरीश को उनसे डर सा लगने लगा था। क्या भाभी जी इस राज को जानती हैं? क्योंकि उसके बाद से ही उसके व्यवहार में एक ठंडापन सा आ गया था। शादी के इन 15 सालों में वे मन से किसी से जुड़ ही नहीं पाई। उन्हें घमंडी करार दे दिया गया था, पर दूसरा पक्ष भी तो था, तो कम दोषी नहीं था। उसने इस खाई को पाटने की कभी कोशिश ही नहीं की। दूसरे दिन सुबह सुबह वह मुंशी बाल मुकुंद जी के घर पहुंच गया। देर होने से उनके काम पर निकल जाने का डर था। भैया के बाद कई वकीलों ने उन्हें हाथों हाथ ले लिया होगा। ऐसे कर्मठ और कुशल लोग आजकल मिलते कहाँ हैं। भैया का कोई काम या संदेश लेकर इस घर में कई बार आया है। हर बार उसका ललक से स्वागत हुआ, पर इस बार मुंशी जी के व्यवहार बड़ा रुख लगा। दरवाजा उन्होंने ही खोला था। बड़े बड़े खड़े खड़े पूछ लिया, बोलिए ही भी नहीं। एक क्षण को वह अप्रतिभ तो हुआ, पर उसने दूसरे ही क्षण हठधर्मिता के साथ कहा, आपसे कुछ बात करनी थी, भीतर आ सकता हूँ? अब मजबूरन मुंशी जी का रास्ता छोड़ना पड़ा। हरीश भीतर आकर बैठ गया। बैठक का कमरा उसे बदला बदला सा लगा, बदला सा है, परिचित सा भी। हाँ बोलो, मुंशी जी ने उसे चिताया। वह व्यवस्थित हुआ और बोला, मैंने सुना है भाभी ने बंगला बेच दिया है। हाँ ठीक सुना है, 15 दिन पहले ही डील हुई थी, हमें हवा तक नहीं लगने दी। मुंशी जी चुप बने रहे। हमारी रजामंदी की जरूरत भी नहीं समझी गई। ये कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी तो थी नहीं कि सबकी रजामंदी की जरूरत होती। वकील साहब की पर्सनल प्रॉपर्टी थी, वे उसे बेचते चाहे दान में दे देते। उन्होंने बंगला पत्नी के नाम कर दिया था। वे ही लीगल या नेचुरल वारिस भी थी। उन्होंने बंगला बेच दिया, बस। किसने लिया? दोस्तों ने, पड़ोसियों ने, परिचितों ने। जैसे हमने यह सोफा सेट ले लिया, 2 पलंग और एक अलमारी भी ले ली है। तभी हरीश को यहाँ कुछ पहचाना सा लग रहा था। हमें तो पूछ सकते थे। उसने तड़प कर कहा, तुमसे पैसे तो नहीं मांग सकती थी ना, इसलिए तुमसे नहीं पूछा। उन्हें पैसों की जरूरत थी तो तभी तो घर बेचना पड़ा। इतना बड़ा घर मेंटेन करना मजाक थोड़े ही है। और तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई कैसे शाह खर्ची थे। बचत के नाम पर सुन नहीं था। आखिर बची हुई जिंदगी वे गुजारती कैसे? बरसी तक तो रुक ही सकती थी, ऐसे भी क्या जल्दी थी? जल्दी सामने वाली पार्टी को थी। उन्होंने जोशी ने मुहूर्त निकाल दिया था, फिर जब जाना ही था तो आज क्या और कल क्या? भाभी अब कहाँ है? अपने भाई के पास। कल आना, उनसे पूछ कर ही बता पाऊंगा। मतलब कि यह आदमी भैया के जाने के बाद भी अपना ईमान बनाए हुए हैं। उस दिन भाभी उल्हाना देते हुए कहे भी तो रही थी, तुमसे तो वो मुंशी जी अच्छे हैं, अब कोई काम नहीं है, फिर भी 4-8 दिन में हालचाल
पूछ जाते हैं। उसे आशा तो नहीं थी कि मुंशी जी ने दूसरे ही दिन फ़ोन करके बता दिया था। नासिक के पास कोई जगह थी। ऑफिस के टूर का बहाना बनाकर वह चल पड़ा था। घर पर बताने की हिम्मत नहीं हुई। सच बात जानते ही एक विस्फोट सा हो जाता। जो कुछ उसमें 100% उसका दोष बताया जाता, उसकी अकर्मण्यता को कोसा जाता। मुंशी जी ने पता ठीक ठाक दिया था। ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। शहर से बाहर के कंपाउंड में 2 हाउसेज की लंबी कतार थी। गेट पर नाम लिखा था विश्रांति। नंबर उसके पास था ही, इसलिए घर भी तुरंत मिल गया। वन किचन का छोटा सा घर था। इतने बड़े बंगले में सालों रहने के बाद भाभी यहाँ कैसे गुजारा करती होगी, उसने सोचा। भाभी ने बड़े ही निर्मल निश्चल हंसी के साथ उसका स्वागत किया। सारे ताने उल्हाने उस हंसी में तिरोहित हो गए। इतना ही कहा, इतनी सी जगह में आप गुजारा कैसे कर लेती हो? वे पूर्वत हंसकर बोली, हरीश, आदमी को बस इतनी सी जगह का दरकार होती है। हम बेवजह फरारा कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, फिर अपने से ज़्यादा उस कबाड़ की साज संभाल कर जोट में जाते हैं। भाभी की तो भाषा बदल ही गई थी। फिर भी उसने अपने मन का कांटा निकाल ही दिया। आपने घर बेच दिया, कम से कम भैया की बरसी तो उस घर में होने दी होती। मरने के बाद क्या फ़र्क पड़ता? आप आओगी तो मेरा तो कोई इसमें कोई रोल ही नहीं। मैंने अपनी तरफ से एक अनाथ आश्रम में पैसा जमा कर दिए हैं। हर साल उस तिथि पर आश्रम के बच्चों को अपनी ओर से भोजन मिलेगा। तुम भी जब तक बने श्राद्ध करते रहना, नहीं तो एक बार गया जाकर पिंडदान कराना, फिर कुछ करना ही नहीं पड़ता। भाभी ने चाय बनाई, नाश्ता करवाया, वही सलीका, वही अभिजात्य। जगह छोटी होने से उनमें कोई अंतर नहीं आया। वह चलने लगा तो बोली, तुम आए बहुत अच्छा लगा, आते रहना। हाँ, यह छोटा सा घर मैंने तुम्हारे भाई के पैसों से ही खरीदा है। जाते समय तुम्हारे ही नाम कर जाऊंगी। अगर कभी लगे कि बच्चों के साथ ट्यूनिंग ठीक से नहीं हो रही है तो तुम और शालिनी यहाँ आकर रहना। बद्दुआ दे रही हो? नहीं, आशीर्वाद दे रही हूँ। बुढ़ापे में अपने सिर पर अपनी छत होना कितनी बड़ी नियामत है, यह मुझसे बेहतर कौन नहीं जानता। हरीश ने उनके पैरों को हल्के से स्पर्श किया और वह एकदम मुड़ गया। उस गरिमामय महिला को इस तरह कातर होते देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस प्रकार वसीयत कहानी मालती जोशी जी की कहानी है, जो कि आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो चैनल यदि उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।